जो अथॉरिटीज होती है बच्चे उसके थ्री टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल, करिश्माई एंड लीगल रेशनल अथॉरिटीज। तो ये जो थ्री अथॉरिटीज मतलब जो मैक्स वेबर है ना बच्चे, उसका पूरा रिसर्च जो था वो था अथॉरिटीज के ऊपर, कि सोसाइटी जो है उस सोसाइटी में अथॉरिटीज जो है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। उसने पूरे रिसर्च से ये कंक्लूजन्स निकाला कि अथॉरिटीज के तीन रीजन्स हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज होती है, एक करिश्माई अथॉरिटीज होती है और एक लीगल अथॉरिटीज होती है बच्चे। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज उसने बताए थे कि तीन तरह की अथॉरिटीज होती है, लीगल, रेशनल और करिश्माई। ये तुम लोग के नोट्स में भी दिया गया है बच्चे, थ्री टाइप ऑफ द अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू अगर मैक्स वेबर, तो वहां पे लीगल, करिश्माई और ट्रेडिशनल बच्चे। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज क्या होती है बताओगे आप लोग? हाँ हाँ हाँ, फादर किंग था, बेटा क्या हो गया, किंग हो गया बच्चे। यानी जैसे ट्रेडिशनल अथॉरिटीज में क्या होती थी बच्चे, मतलब माना ये जाता था कि जो किंग है वो गॉड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो किंग का अपमान नहीं करना है, तो किंग का बेटा जो है वो क्या होगा, किंग होगा, और उसकी एक क्या हो रही है, उस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से वहां पे जो एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज बोला जाता है। वो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है बच्चे, मतलब बेस ऑन द हेरिडिटीज। हेरिडिटीज के बेसिस पर क्या हो रही है, एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है। तो किंग जैसे एक अच्छा किंग है, तो उस किंग का जो बेटा है वो किंग अगर हुआ और उसको एक तरह से क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, किंग का जो काउंसिल है वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और पूरी की पूरी जो पब्लिक है बच्चे वो भी उस चीज को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो एक अथॉरिटीज फॉर्म हो रही है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो आता है तुम्हारा करिश्माई अथॉरिटीज। करिश्माई अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? शुगर है? अच्छा हाँ, मतलब जैसे गांधी की एक अथॉरिटीज थी बच्चे, मतलब गांधी, हाँ इंदिरा गांधी हो गए बच्चे, ठीक है ना, गांधी हो गए बच्चे, ठीक है, हिटलर हो गया, मुसोलिन हो गया बच्चे। इन्होंने जो एक अथॉरिटीज क्रिएट की बच्चे, यानी इन लोगों में कुछ ऐसे टैलेंट थे जो नॉर्मल लोगों में वो टैलेंट नहीं थे बच्चे। ये अपने आप में काफी ज्यादा क्या थे, स्पेशलाइज्ड थे बच्चे, मतलब इनके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट, या फिर तुम बोल सकते हो कि ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज थे। मतलब इनकी जो पर्सनालिटीज थी ना बच्चे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज थी। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज की वजह से ये जब भी कोई चीज या कोई भी आइडियाज लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे, तो लोग उस आइडियाज को एक्सेप्ट करते थे, और जैसा ये लोग बोलते थे लोग वैसा करते थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज पर्सनालिटीज के वजह से जो एक अथॉरिटीज क्रिएट होती है बच्चे, उसको हम लोग करिश्माई अथॉरिटीज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हिटलर हो सकता है बच्चे, मुसोलिन हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकते हैं बच्चे। इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी बच्चे, जो नॉर्मल लोगों में नहीं थी। ये अगर कहते थे, जैसे महात्मा गांधी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाए, तो सभी लोगों ने क्या कर लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया बच्चे। नहीं, उन्होंने बोला कि सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, तो लोगों ने सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में उनको सपोर्ट किया। तो यहाँ पे जो एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है बच्चे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के वजह से क्रिएट हो रही है। तो इस अथॉरिटीज को बच्चे हम लोग करिश्माई अथॉरिटीज बोलते हैं। और मैक्स वेबर ने इन चीजों को फाइंड किया था सोसाइटी में, कि कुछ सोसाइटी में जो अथॉरिटीज क्रिएट हो रही हैं, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके वजह से सोसाइटी में एक अथॉरिटीज क्रिएट की जा रही है बच्चे। एंड नेक्स्ट आता है बच्चे लीगल रेशनल अथॉरिटीज। और लीगल रेशनल अथॉरिटीज क्या होती है बच्चे, लीगल रेशनल अथॉरिटीज का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तुम्हें पावर दे रहा है, और तुम उस पावर का यूज कर रहे हो, और लोग
उस पावर में जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, लोग उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस ऑर्डर को मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है बच्चे, ठीक है, तो उस अथॉरिटीज को लीगल रेशनल अथॉरिटीज बोलते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को पावर दिया, उसने उस पावर का यूज किया, लोगों ने उस पावर को एक्सेप्ट किया, और वहां पे जो एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है बच्चे, इसको लीगल रेशनल अथॉरिटीज बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज होती हैं सोसाइटी के अंदर। जब भी तुम सोसाइटी में देखोगे ना, तो तीन तरह की अथॉरिटीज मिलेंगी बच्चे। जैसे गांव का मुखिया बोला, तो गांव के मुखिया ने बोला तो गांव के लोग उसकी चीजों को मान रहे हैं। गांव का मुखिया ने जैसा बोला, गांव के लोग वैसा कर रहे हैं। तो वहां पे जो एक अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है बच्चे, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि पहले भी लोग गांव के मुखिया की बात को मान रहे थे। अब जो गांव का मुखिया आया है बच्चे, उसकी भी बात को लोग मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज क्रिएट हो रही है, ये क्या हो रही है? आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है। ठीक है ना? इसी तरह से जैसे 26 जनवरी, 26 मतलब पिछले 26 जनवरी को बच्चे, तुमने देखा कि, ठीक है ना, फार्मर्स जो आंदोलन चल रहे थे बच्चे, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद से तुमने देखा होगा, राकेश टिकैत ने के रोने पे बहुत सारे लोग क्या हुए, ठीक है ना, अपने अपने जगह से वहां पे आए। और उस आंदोलन में जो एक एनर्जी खत्म हो रही थी, वहां पे एक एनर्जी दोबारा से स्टार्ट हुई। तो राकेश टिकैत जो है बच्चे, वो अगर एक लीडर बन पाए, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हैं बच्चे, जो नॉर्मल लोगों में नहीं है। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में रख सकते हैं कि ये लोग करिश्माई अथॉरिटीज हैं बच्चों। किसी एरिया का डीएम, ठीक है ना, डीसी, उसके थ्रू कोई ऑर्डर दिया जा रहा है और लोग उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक लेजिटिमेसी क्रिएट हो रही है बच्चे, ठीक है, लेजिटिमेसी जो क्रिएट हुई, तो यहाँ पे जो एक लेजिटिमेसी के साथ एक अथॉरिटी जो क्रिएट हुई बच्चे, इसको लीगल रेशनल अथॉरिटीज बोलते हैं। तो यही तीन अथॉरिटीज मैक्स वेबर ने सोसाइटी से क्या किया था बच्चे, सोसाइटीज में फाइंड किया। ये थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज होती हैं बच्चे। नेक्स्ट, आइडल ब्यूरोक्रेसीज का कंसेप्ट किसने दिया? तो भी तुम्हें ऑप्शन में मैक्स वेबर को टिक करना है बच्चे। अगर क्वेश्चंस में आता है कि आइडल ब्यूरोक्रेसीज का कंसेप्ट किसने दिया है बच्चे, तो मैक्स वेबर के थ्रू जो आइडल ब्यूरोक्रेसीज का कंसेप्ट दिया गया है बच्चे। क्लियर? ठीक है। और देखो, वो ऑर्गेनाइजेशंस में मैक्स वेबर जो है बच्चे, वो ऑर्गेनाइजेशंस में ब्यूरोक्रेसीज को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसका ये मानना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, अपने टारगेट और अपने एक्शंस को तभी अचीव कर सकता है जब उसके पास एक बेस्ट टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसीज। तो ब्यूरोक्रेसीज इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में होने चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी ही एक मीन्स हो सकता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करके देते। तो विदाउट ब्यूरोक्रेसीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव और अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने सक्सेस लेवल तक पहुंचना है बच्चे, तो उसको एक ब्यूरोक्रेसीज की जरूरत होगी। इसलिए ब्यूरोक्रेसीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट, उसने एक चीज और भी बोला कि जो ब्यूरोक्रेसीज है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना बच्चे, उस ब्यूरोक्रेसीज का जो टॉप ऑफिसर है बच्चे, वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए बच्चे। ब्यूरोक्रेसीज का जो टॉप ऑफिसर है बच्चे, वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। बाकी अदर जो ऑफिसर्स हैं बच्चे, वो क्या होने चाहिए? ठीक है, उन्हें मेरिट के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना चाहिए बच्चे। तो वो चाहता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप ऑफिसर है बच्चे, वो इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हम लोग क्या करें? ठीक है, उन्हें थ्रू मेरिट के बेसिस पर उन्हें क्या किया जाए? सेलेक्ट किया जाए बच्चे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने कुछ चीजें बताई थी बच्चे। तुम्हारे नोट्स में जब तुम आओगे बच्चे, वहां पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज अथॉरिटीज करिश्माई भी लिखा हुआ है बच्चे। और उसके बाद से बच्चे लीगल रेशनल अथॉरिटीज के बारे में भी उसने बताया। और फिर उसके बाद बच्चों में उसने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसीज बताई है बच्चे, कि ब्यूरोक्रेसीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे हायरार्कीज ऑफ द अथॉरिटीज बच्चे। और हायरार्कीज ऑफ अथॉरिटीज में क्या होता है बच्चे? जनरली, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है
तो ये जो ऑफिसर है बच्चे, ये क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्ट करके आया चाहिए बच्चे, इसको इलेक्टेड होना चाहिए। बाकी के जो ये अदर ऑफिसर्स हैं बच्चे, इनको हम लोग क्या करें, सेलेक्ट करें बच्चे। और सेलेक्टेड करते समय हम मेरिट को इंपॉर्टेंस देंगे बच्चे। मेरिट जो होगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। तो यहाँ पे एक हायरार्कीज होनी चाहिए, और उस हायरार्कीज के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, अथॉरिटीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बच्चे। सबसे अधिक अथॉरिटीज टॉप लेवल ऑफिसर्स के पास होगा, उसके जितने भी सबऑर्डिनेट हैं बच्चे उनके अथॉरिटीज और, ठीक है, फंक्शंस को हम लोग क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स ब्यूरोक्रेसीज का होता है बच्चे, उसमें होता है हायरार्कीज ऑफ द अथॉरिटीज। जैसे से ऊपर से नीचे आओगे ना, अथॉरिटीज कम होने लगती है बच्चे, और नीचे से ऊपर जैसे से जाओगे अथॉरिटीज का जो साइज होता है वो भी बढ़ता है बच्चे, पावर जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक हायरार्कीज होती है बच्चे, ये लगभग एक प्रिज्म के तरह से होगा बच्चे, पिरामिड होता है, प्रिज्म टाइप एक हायरार्कीज तुम्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी बच्चे। वर्टिकल तुम्हें एक हायरार्कीज मिलती है बच्चे, ठीक है ना, वर्टिकल हायरार्कीज होगी, कुछ ऐसे होती है हायरार्कीज, ठीक है ना, लो टू अप चलती है, डाउन टू अप चलता है। तो जैसे से हम ऊपर जाते हैं पावर इंक्रीज होने लगती है, सबसे अधिक पावर यहाँ पे होती है बच्चे। जैसे से नीचे आओगे, टॉप टू डाउन आओगे, पावर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है बच्चे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ लेबर बच्चे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, वहां पे क्या होना चाहिए, क्योंकि आप हेरारकीज, हेरारकियल जो अथॉरिटीज है बच्चे, उसको आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ना। तो डिवाइड करते ही बच्चे एक डिवीजन ऑफ पावर आना शुरू होता है बच्चे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, और कुछ कंडीशंस में पावर जो है बच्चे वो क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। कुछ कंडीशंस में पावर सेंट्रलाइज हो, बाकी नॉर्मल कंडीशंस में पावर क्या होना चाहिए बच्चे, वो डिवाइडेड होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे। जिससे हायरार्कीज बढ़ेगी, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर तुम्हें दिखेगा बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक डिवीजन ऑफ पावर भी होना चाहिए। प्लस ये भी है बच्चे कि जब हम पोस्ट अलॉट कर रहे हैं, जो भी पोस्ट हम दे रहे हैं लोगों को, तो उस पोस्ट पे एक डिफाइन मेरिट होनी चाहिए बच्चे, कि किस तरह के पोस्ट के लिए क्या मेरिट है बच्चे। तो उसने बोला कि ब्यूरोक्रेसीज के अंदर जो भी आप पोस्ट अलॉट करेंगे वो बेस ऑन द मेरिट होना चाहिए, मेरिट के बेस पर आप लोगों को क्या करें, पोस्ट दें। तो एक मेरिट को इंपॉर्टेंस रखा जाए, और उसी बेसिस पर पोस्ट आपको क्या करनी है, देनी है बच्चे। और प्रमोशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों का प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशंस करते समय भी आपको मेरिट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। विदाउट मेरिट आप प्रमोट नहीं करना है, तो प्रमोशन करते समय भी मेरिट होना चाहिए, ठीक है ना। पोस्ट अलॉटमेंट टाइम भी क्या होनी चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर और ये स्टैंडर्ड जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और रूल बेस्ड अथॉरिटीज होगी बच्चे, तो जो मैक्स वेबर की आइडल ब्यूरोक्रेसीज है बच्चे, वहां पे रूल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इन पर्सनैलिटीज को भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको पर्सनल नहीं होना है, आपको रेशनल होके काम करना है, ठीक है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या अपने मोटिव्स को अचीव कर सकता है। तो जो आइडल ब्यूरोक्रेसीज होती है बच्चे, वहां रूल्स को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सारे काम रूल्स के बेसिस पर होंगे, और हर अथॉरिटीज के लिए कुछ न कुछ रूल्स बने होते हैं, और उस अथॉरिटीज को उस रूल्स को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना होता है। तो रूल्स को भी यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चे, इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि रूल्स बेस्ड अथॉरिटीज होनी चाहिए। जो भी आइडल ब्यूरोक्रेसीज है बच्चे, उसमें सारी चीजें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए बच्चे। रिटन डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बच्चे,
कंपेयर टू अदर डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए बच्चे, वो क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट में हर एक चीजों को हम क्या करें, रिकॉर्ड करें बच्चे, हर एक चीज का रिटन होना चाहिए बच्चे। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इम्पर्सनैलिटीज बच्चे, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए आपको, मतलब बहुत अधिक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल नहीं होना, इम्पर्सनल, ठीक है ना। इम्पर्सनैलिटीज या इम्पर्सनल होकर ही आप काम करें, मतलब सभी को आप एक जैसा ट्रीट करें बच्चे, बहुत अधिक पर्सनल होना नहीं है, ठीक है। तो इम्पर्सनैलिटीज जो है बच्चे, इसको ध्यान में रखना है। और प्रोसीजर्स स्पेसिफिकेशन है बच्चे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे प्रोसीजर्स दिया जाता है, और उसी प्रोसीजर्स पे आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। आप उस प्रोसीजर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते बच्चे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसीजर्स बना होता है, उसी प्रोसीजर्स के थ्रू आपको काम करना है। तो उस प्रोसीजर्स को पूरा का पूरा क्या करना है, फॉलो करना है। आइडल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल ब्यूरोक्रेसीज होता है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये होता है बच्चे कि वहां पे क्लियर कट रूल्स होते हैं बच्चे, कि जैसे हम चारों लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और सबसे टॉप लेवल पे अनुष्का है, सबसे नीचे लेवल पर मैं हूँ, बीच में आप लोग, ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे अनुष्का है। तो हमें रिपोर्ट करना, एक प्रोसीजर है कि अनुष्का का ऑर्डर साक्षी को आना चाहिए, साक्षी से ऑर्डर जुबेरा को, और फिर जुबेरा से मुझे, ठीक है। अनुष्का अगर डायरेक्ट ऑर्डर मुझे दे रही है तो मेरी सीनियर है, ठीक है। तो प्रोसीजर्स ये कहता है कि अनुष्का के ऑर्डर मुझे लेने चाहिए, लेकिन मेरा जो सीनियर है, प्रोसीजर्स ये भी बोलता है कि मैं अपने सीनियर्स को ऊपर से हुए ऑर्डर के बारे में अवेयर करूं। अगर नहीं करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का बैरियर्स क्रिएट होगा। तो इसको एक प्रोसीजर्स बोला जाता है, क्लियर कट, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बच्चे। जैसे तुम देखोगे पहले, अब तो काफी जैसे आइडल या ब्यूरोक्रेसीज है बच्चे, ये तुम्हें इंडिया में नहीं दिखेगी। इम्पर्सनैलिटीज भी नहीं है, जैसे तुम कहीं किसी डिपार्टमेंट में गए और उसने कहा कि ये पेपर अनुष्का आपको लेकर आना है, और उसमें से कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपर छूट जाते हैं। तो रूल्स तो यही बोलता है कि आपका काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पे वो क्या होता है, थोड़ा सा पर्सनल होता है और कहता है कि कोई नहीं, आपका मैं काम कर दे रहा हूं, आप अगले दिन उस पेपर को क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिए। तो जो आइडल ब्यूरोक्रेसीज का मॉडल था ना बच्चे, डेवलपिंग कंट्रीज में यही चेंजेस करके एक्सेप्ट किए गए थे बच्चे। हम बहुत रूल एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर नहीं फॉलो करते हैं, ये बात समझे। मतलब रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उस रूल एंड रेगुलेशंस की में जो एक डिमांड्स होती है, उस डिमांड को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे कि नहीं, आज या कि काम मैं कर रहा हूं, लेकिन ये कल तक मुझे मिल जाने चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। और जो इसमें एक पॉइंट और भी है बच्चे, वो है कैरियर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं बच्चे, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनके लिए बच्चे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एक सर्विस होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक सर्विस के तौर पे लेते हैं, एक प्रोफेशंस के तौर पे लेते हैं बच्चे। तो कैरियर पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये होता है बच्चे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बच्चे, उनके लिए ब्यूरोक्रेसी या उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक पब्लिक सर्विस है बच्चे, और लाइफ टाइम वो इसे एक पब्लिक सर्विस के तौर पे ही करते हैं बच्चे। उनके लिए पब्लिक सर्विस है, और एज अ पब्लिक सर्विस के फॉर्म में उन चीजों को वो करते हैं, देखते हैं। और एज अ पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से, और सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू नॉलेज सुपीरियर होने की वजह से, उनमें थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो ब्यूरोक्रेसीज में जनरली क्या होता है, डिफरेंसेस किया जाता है बच्चे के, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस रखा जाता है। तो कैरियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये होता है बच्चे की जो ब्यूरोक्रेसीज में लोग होते हैं, उनके लिए पब्लिक उनके लिए पब्लिक सर्विसेज जो होती है बच्चे, वो एक सर्विस के तौर पे होती है, क्लियर है। और उसके लिए उन्हें क्या होता है बच्चे, सैलरीज दी जाती है,
पेंशन्स दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ये एक पब्लिक सर्वेंट को ब्यूरोक्रेसीज में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज के थ्रू अवेलेबल होती है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज में ये चीजें आपको उन्हें देनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? जैसे रूल बेस्ड अथॉरिटीज का मतलब ये होता है बच्चे कि हर अथॉरिटीज के लिए कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं और उस अथॉरिटीज को उसी रूल्स पे काम करने होते हैं बच्चे। ठीक है, एक रूल्स दिए जाते हैं, तो जो भी अथॉरिटीज होगी उस रूल्स को क्या करेगी, प्रॉपरली फॉलो करेगी बच्चे, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो इस बात को? जैसे तुम्हारे तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन का बच्चे, वहां पे क्या होगा, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा बच्चे। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर उसके कंट्रोल में आते हैं। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बच्चे, उसकी भी एक सीनियर होगा, वो हो सकता है कि वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो सकता है बच्चे। सबके लिए एक रूल्स बनाए गए हैं बच्चे। वो रूल्स दिए जाते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि किस टीचर से क्या पढ़ाना है और ये टीचर कितने समय तक यही टॉपिक्स पढ़ाएंगे या यही पेपर पढ़ाएंगे बच्चे। तो प्रॉपर रूल्स के बेसिस पर अथॉरिटी जो होती है वो डिसाइड की जाती है बच्चे, और उस अथॉरिटीज को रूल्स फॉलो करने होते हैं बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? और स्पेशलाइज्ड ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है बच्चे कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम आओगे बच्चे, इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है ना, ब्यूरोक्रेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रमोशन ऑफिस बेस्ड ऑन द टेक्निकल। मतलब तुम डिपार्टमेंट, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता है बच्चे, बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा। तो उस डिपार्टमेंट का हेड आप किसको बनाओगे, जो फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है बच्चे, वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट के कंट्रोल में। सेल डिपार्टमेंट किसका होना चाहिए, जो सेल करने में एक्सपर्ट है बच्चे, उसको वो डिपार्टमेंट हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। इसको स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं बच्चे। और इन सभी को मैनेज करने के लिए एक टॉप मैनेजर होना चाहिए। जो मैनेजर होगा उसे सभी चीजों के बारे में पता है बच्चे, एक जनरल नॉलेज है और उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस भी होती है बच्चे, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में वो जानते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप क्या करते हो, मैनेजर की पोस्ट देते हो बच्चे। जैसे डीएम है बच्चे, मान लो कि अब हम इसको अगर नॉर्मल लाइफ में लाते हैं बच्चे, ठीक है, एक ठीक है, नॉर्मल लाइफ में तुम इस मॉडल को लेकर आओ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज को। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट है बच्चे, तो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट है मान लो, उस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होगा? हम्म, बताओ बच्चे, आवाज आ रही है? कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? सिविल सर्वेंट ही उसका हेड होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं बच्चे। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है बच्चे, उसके पास क्वालिफिकेशंस क्या होती है बच्चे? जो डीएम होता है बच्चे, आईएएस होता है ना, आईएएस को ही बच्चे आप क्या करते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाते हो। कोई डिस्ट्रिक्ट है बच्चे, वो एक्स वाई कोई भी हो सकता है। इस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है बच्चे? ठीक है ना, डीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट डीसी बोलते हैं बच्चे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। अब जो ये डीसी होता है ना बच्चे, ये डीसी के पास जनरल नॉलेज है बच्चे। ठीक है ना, इसके पास एक जनरल नॉलेज है बच्चे, लेकिन अगर इसके पास जनरल नॉलेज के साथ साथ बच्चे, इसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस भी है बच्चे। ये दोनों चीजें होती हैं बच्चे। तो जो डीएम है बच्चे, जब उस डीएम को अपने एरिया में बच्चे कुछ
टेक्निकल वर्क कराने होते हैं बच्चे, तो वो किससे एडवाइस लेगा, क्योंकि उसके पास तो टेक्निकल नॉलेज का कोई एक्सपीरियंस है नहीं बच्चे। तो वो क्या करता है, किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, थोड़ा मोड़ा उसे चीजें पता होती हैं, बाकी चीजें उनसे समझ कर वो चीजों को क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है। क्राइम बहुत स्टेट में है बच्चे, तो इसको पता है डीसी को कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बहुत अधिक है। ठीक है, तो उस क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें थ्योरेटिकल पढ़ा है बच्चे। अब उसको ये प्रैक्टिकल करना चाहता है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, पुलिस टीम को अपने पास बुलाना पड़ेगा। उस पुलिस टीम की हेल्प लेकर उस क्राइम को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसे लगता है कि नहीं, पुलिस की जरूरत न हो और क्राइम रुक जाए, तो क्या करना, फिर लॉ एक्सपर्ट्स को बुलाएगा और कहेगा कि कुछ लॉ, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसे लॉ के बारे में आप मुझे एडवाइस करो जिससे एक लॉ बनाया जा सके, और उस लॉ से इस तरह के क्राइम को हम क्या कर सकें, रोक सकें बच्चे। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं बच्चे, उसी को स्पेशलाइज्ड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर है बच्चे। तो ये बच्चे आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज थी। एक बार इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे, इसको एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा जिसको तुम लोग ऐड कर लेना बच्चे। एक बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साक्षी, उनको देख लो रीड करके, जुवेरा कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान में रखना है बच्चे कि जो ब्यूरोक्रेसीज है बच्चे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में रूल एंड रेगुलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वहाँ रेड टेपिज्म जैसी चीजें फॉर्म होती हैं ब्यूरोक्रेसीज में बच्चे। ठीक है, आइडल ब्यूरोक्रेसीज की ये सारी, मतलब आइडल जो ब्यूरोक्रेसीज हैं बच्चे, इसी जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया है बच्चे, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइडल ब्यूरोक्रेसीज वर्क करती है बच्चे। ठीक है, लेकिन अब सोचो कि ये आइडल जो ब्यूरोक्रेसीज का मॉडल है बच्चे, क्या ये मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तो उसका आंसर था नहीं। हाँ, ये आइडल ब्यूरोक्रेसीज का जो मॉडल है वो डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको तो रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व नहीं होने वाले थे। इसलिए ही बच्चे ब्यूरोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया गया। हम इसको फॉलो करते हैं बच्चे, लेकिन इसको थोड़ा मोड़ा चेंज करके क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। प्रैक्टिकली यही है बच्चे। ये चीजें तुम्हें दिखेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब तुम जाओगे ना, तो ये चीजें तुम्हें मिलेंगी देखने को। लेकिन जो तरीका ब्यूरोक्रेसीज का मैक्स वेबर ने बताया है बच्चे, वो हूबहू जैसा है वैसा नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा लेकिन उसमें चेंजेस के साथ हमें मिलता है। तो प्रैक्टिकली ऐसी ही होती है ब्यूरोक्रेसीज, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होती है। ब्यूरोक्रेसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ही दिखती है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती है बच्चे, वो सिंपल होती है, काफी सिंपल तरीके से उस चीज को देखा भी जाता है। आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में या ब्यूरोक्रेसीज में रूल एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चे रूल एंड रेगुलेशंस को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो आउटपुट होता है बच्चे, जो आउटपुट निकलता है उस ऑर्गेनाइजेशन से, वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें ब्यूरोक्रेसीज में बच्चे रूल एंड रेगुलेशंस को इंपॉर्टेंस देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरह का इन्वायरमेंट में ब्यूरोक्रेसीज काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा मोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है या नहीं? समझ में है आप लोग को या नहीं? ठीक है, तो एक बार इसको जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जल्दी से रीड कर लो बच्चे, फिर आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं।
मोर सुटेबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और क्या हो सकता है? अच्छा, हम्म, 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 ठीक है, ठीक। साक्षी, चलो अनुष्का ने कुछ पॉइंट्स बताए, अच्छे हैं, राइट हैं ये सारे पॉइंट्स। अगर साक्षी आपको क्रिटिसाइज करना हो ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरीज को, तो किस पॉइंट को लेकर तुम ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरीज को क्रिटिसाइज करोगे बच्चे? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ब्यूरोक्रेसीज होती है बच्चे, उसको किस पॉइंट पर तुम क्रिटिसाइज करोगे बच्चे? हम्म, सोचना है और बताना है सभी को। अच्छा, तो हम बच्चे बताओ। कोई नहीं, जो दिमाग में आ रहा है बोल, कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो तुझे लगता है बोल, जो भी बोलेगी वो राइट ही होगा, तो इसलिए बोल, कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ, यस बच्चे, यानी जो रूल्स, हाँ, ठीक है ना, रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं बच्चे, रूल और जो रेगुलेशंस होते हैं बच्चे, क्या ये वर्क एफिशिएंसीज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं बच्चे? जो वर्क एफिशिएंसीज होगी, जो वर्किंग आउटपुट होता है बच्चे, वो रूल एंड रेगुलेशन से बढ़ता है या कम होता है बच्चे? नहीं, बहुत ज्यादा अगर तुम रूल रेगुलेशंस करती रहोगे बच्चे, तो उससे वर्क एफिशिएंसीज बढ़ेगा, काम ज्यादा। बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि अ, एक बार माइक ऑफ कर लेना। रूल एंड रेगुलेशंस ही मतलब मैं बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन कर रहा हूँ, तो क्या उससे वर्क एफिशिएंसीज बढ़ती है, ज्यादा काम होता है रूल रूल करने से, या फिर काम कम हो जाता है बच्चे? काम का, हाँ, तो ये सबसे बड़ा एक इसका पॉइंट बना था बच्चे क्रिटिसिजम्स का, क्योंकि आइडल ब्यूरोक्रेसीज में रूल एंड रेगुलेशंस पे ही लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि रूल और रेगुलेशंस को ही फॉलो करके और रूल एंड रेगुलेशंस को सपोर्ट करके हम वर्क एफिशिएंसीज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन से बच्चे वर्क एफिशिएंसीज बढ़ती नहीं है रूल रूल करने से। तुम, जैसे मैं तुम्हारे पास कोई काम लेकर गया, तुमने कहा देखो जी ये कमी है इस रूल में, ये लिखा गया है। फिर अगले बार मैंने कुछ करके लेकर गया, फिर तुमने बताया कि नहीं देखो जी इस रूल में तो ये लिखा है, आपने ये नहीं किया। तो इससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है आपकी। आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज के लिए बना है, जिस तरह के आउटपुट देने के लिए बना है, उस तरह का वो आउटपुट दे नहीं पा रहा है। तो रूल एंड रेगुलेशंस जो होती हैं बच्चे, वो क्या कर देती हैं, वर्क एफिशिएंसीज को क्या कर देती हैं, कम करती हैं बच्चे। और प्लस दूसरी चीज, एक पॉइंट ये था जिसके वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा था बच्चे। दूसरी चीजें, जो आइडल ब्यूरोक्रेसीज होती है बच्चे, यहाँ ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बच्चे, ठीक। तो जो ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना बच्चे, वो रूल एंड रेगुलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे। वो चाहते हैं कि सारा काम जो होना चाहिए वो रूल एंड रेगुलेशंस पे होना चाहिए। तो वहां पे क्या होने लगता है, तो भी वर्क एफिशिएंसीज क्या होती है, कम होने लगती है। इसीलिए बेबलेन ने मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज किया, बेबलेन ने, और बोला कि एक तरह से ट्रेंड अनमेरिटेड लोग होते हैं बच्चे, ये ट्रेंड हैं एंड अनमेरिटेड लोग हैं, जो कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे कि वर्क एफिशिएंसीज क्या हो जाती है, कम होती है बच्चे। दूसरा बच्चे, और ऐसे कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज किया? वो थे बच्चे बिहेवियरलिस्ट थिंकर, जैसे हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड। इन सभी ने मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि मैक्स वेबर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बच्चे। इनफॉर्मल चीजों को तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अधिक फॉर्मल होने से भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते।
तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अधिक फॉर्मल हो रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन को इंपॉर्टेंस अगर आप कम दोगे तो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता है। तो ये एक रीजन था जिसके वजह से ब्यूरोक्रेटिव थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा था बच्चे, क्योंकि मैक्स वेबर ने ह्यूमन रिलेशंस को ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रूल्स और प्रिंसिपल्स पे चल के अपना प्रॉफिट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसे प्रॉफिट करना है तो उसे रूल एंड रेगुलेशंस के साथ ह्यूमन रिलेशंस को भी क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था बच्चे जिसके वजह से मैक्स वेबर को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड जो है वो ब्यूरोक्रेसीज के फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशंस का वो वर्क एफिशिएंसीज को डिक्रीज करता है, वो वर्क एफिशिएंसीज को इंक्रीज नहीं करता है। जो वर्क एफिशिएंसीज इंक्रीज होती है वो ह्यूमन रिलेशंस के वजह से होती है। क्लियर है पॉइंट्स? इनकी एक बुक है बच्चे मैक्स वेबर की, द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये कहीं लिख लेना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 में आई थी बच्चे, मैक्स वेबर की बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये मैक्स वेबर की बुक है, तो कहीं लिख लेना, उसमें लिखा हुआ नहीं है बच्चे। और दूसरी चीज है बच्चे, मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिव थ्योरीज को बच्चे कार्ल मार्क्स के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। और कार्ल मार्क्स को तुम जानते हो कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो, सोसाइटी में टू क्लास है, एक आपका कैपिटल क्लास है, इलीट क्लास है, और सेकंड जो क्लास है बच्चे प्रोलेटरेट है। तो उन्होंने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसीज होती है बच्चे, मैक कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसीज होती है वो इलीट क्लास के इंटरेस्ट में काम करती है और प्रोलेटरेट क्लास का क्या करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है। इसलिए ब्यूरोक्रेटिव थ्योरीज को कार्ल मार्क्स भी क्या करते हैं बच्चे, क्रिटिसाइज करते हैं। क्लियर है? यानी ब्यूरोक्रेसीज को बनाया किसने है बच्चे, इलीट क्लास ने। क्यों बनाए? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रोलेटरेट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए ही ब्यूरोक्रेसीज फॉर्म की गई थी। और मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ब्यूरोक्रेसीज होती है बच्चे वो इलीट क्लास के इंटरेस्ट में काम करता है, न कि प्रोलेटरेट क्लास के इंटरेस्ट में बच्चे। इसलिए मैक्स कार्ल मार्क्स जो है बच्चे वो ब्यूरोक्रेटिव थ्योरीज को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये पॉइंट्स तुम्हें अपने दिमाग में रखना है बच्चे। क्लियर है? यस। 1916 बच्चे, 1916, 1916 बच्चे, द रिलीजन ऑफ इंडिया जो है 1916 है बच्चे। तो मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। कार्ल मार्क्स ने क्यों क्रिटिसाइज किया ये भी तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा बच्चे। तो तो ये तुम्हारी ब्यूरोक्रेटिव थ्योरीज थी बच्चे। तो ये हमने देख लिया क्लासिकल जो भी थ्योरीज थी ऑर्गेनाइजेशंस की बच्चे, वो चीजें हमने देख ली। और इन सभी थ्योरीज को क्रिटिसाइज जो शुरू हुआ क्रिटिसाइज करना बच्चे, क्लासिकल थ्योरीज को जो क्रिटिसाइज किया गया था बच्चे, वो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के आने के बाद से, जैसे बिहेवियरलिस्ट अप्रोच स्टार्ट हुआ बच्चे, उसने सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया था। और इसके बाद जो हमें थ्योरी करनी है बच्चे वो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज, ठीक है, या फिर द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस बोल सकते हो। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज के जो फादर हैं बच्चे वो एल्टन मेयो हैं, ठीक है, जिन्होंने हार्थोन एक्सपेरिमेंट किया था। और हार्थोन एक्सपेरिमेंट जो था बच्चे वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएस में हुई थी, शिकागो के अंदर बच्चे। और वहां से कुछ ऐसे रिजल्ट निकल के आए बच्चे जिसने क्लासिकल थ्योरीज का काफी क्रिटिसिज्म किया। तो जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे बच्चे, उस रिजल्ट ने एडमिनिस्ट्रेशंस के क्लासिकल थ्योरीज को काफी क्रिटिसाइज किया। और इसी हार्थोन एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिया, एरा ऑफ चैलेंजेस को क्या करता है, क्रिएट करता है। यानी पूरी की पूरी क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पे क्वेश्चंस लगने लगे, क्वेश्चंस
उठने शुरू हुए बच्चे। ठीक है, क्वेश्चंस राइज होने लगे बच्चे। जैसे क्लासिकल थ्योरीज तो यही एडमिनिस्ट्रेशन की बोल रही थी कि अगर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लेता है। ठीक है, प्लस अगर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, जो सैलरी और वेजेस है वो रिकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। ज्यादा जिससे आप ज्यादा काम ले रहे हो उससे ज्यादा वेजेस पे कर रहे हो। ये सारी चीजें ना बाद में क्रिटिसाइज होनी शुरू हुई बच्चे। उन्होंने कहा कि फिजिकल इन्वायरमेंट को अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ठीक करके रखा जाए तो भी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जो आर्थोन एक्सपेरिमेंट थे बच्चे, उसमें कई एक्सपेरिमेंट हुए बच्चे, और उस एक्सपेरिमेंट जो हुए। सर कांट हियर यू। यस बच्चे, एक मिनट। आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है, जो ब्लूटूथ बैटरी। ठीक है, तो क्लासिकल जो थ्योरीज थी बच्चे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरीज में रूल एंड रेगुलेशंस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जो सिलेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज का वो साइंटिफिक प्रोसीजर से होना चाहिए बच्चे। जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसका फिजिकल जो कंडीशन है उसको अगर हम ठीक कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें बोली गई थी बच्चे। ये सारी चीजें रॉन्ग प्रूफ हुई थी बच्चे हार्थोन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अगर करता है बच्चे तो वो प्रॉफिट होता है ह्यूमन रिलेशंस की वजह से, न कि फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस के वजह से बच्चे। क्लियर है बच्चे? ये चीजें जो प्रूव की गई थी बच्चे वो एल्टन मेयो ने किया था बच्चे। क्लियर है? यानी जो एल्टन मेयो है बच्चे, ठीक है ना, तो ये जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज है बच्चे तुम्हारी, ठीक है, समझ लेते हैं। जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज है बच्चे ये 1930s में आई थी बच्चे। ठीक है, और ह्यूमन रिलेशंस के जो फादर हैं बच्चे, ठीक है ना, वो मेयो साहब हैं, एल्टन मेयो साहब हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। एल्टन मेयो हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने दो चीजों, अपनी स्टडीज में दो चीजों पर इन्होंने फोकस किया। एक इन्होंने फोकस किया अपनी स्टडीज पे बच्चे, प्रोडक्शंस, एफिशिएंसीज, और दूसरा बच्चे लेबर बिहेवियर्स। जो लेबर के बिहेवियर्स होते हैं इन दो को इन्होंने अपनी स्टडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा। और इन दोनों पॉइंट्स को स्टडीज करने के लिए उन्होंने कई फैक्टर्स यूज किए बच्चे। इन चीजों को समझने के लिए बच्चे उन्होंने फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इन सभी फैक्टर्स को उन्होंने क्या किया, स्टडीज किया। और स्टडीज करने के बाद इस कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे बच्चे कि जो प्रोडक्शंस होता है बच्चे, ये प्रोडक्शंस जो है बच्चे, ये सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर के वजह से प्रोडक्शंस ज्यादा नहीं होता है बच्चे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शंस हाई है बच्चे तो उसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होगा, उसके पीछे फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है बच्चे, उसके पीछे साइकोलॉजी भी हो सकती है बच्चे, उसके पीछे सोशल रिलेशंस भी हो सकता है बच्चे। ये ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बच्चे। प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ह्यूमन जो है उसे एक सैलरी चाहिए, एक अच्छा वेजेस चाहिए, इस वजह से वो प्रोडक्शन कर रहा है। नहीं, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं बच्चे। क्योंकि वहाँ का फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, इसलिए लोग वहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो काम करने वाला लेबर है उसका सोशल रिलेशंस बहुत अच्छा है, इसलिए उस कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो।
हो सकता है कि वो कंपनी अपने लेबर्स को अच्छा पे कर रही हो, इस वजह से हो सकता है कि प्रोडक्शन से ज्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं बच्चे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस का आउटपुट निकलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना आउटपुट दे रहा है वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि वहां पे इकोनॉमिकल फैक्टर है, सिर्फ इकोनॉमी के वजह से वो चीजें हो रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं दीप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो इसका एक हो सकता है कि दीप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो इसका एक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है कि दीप मुझे पे ठीक ठाक कर रहा होगा, इसलिए मैं दीप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है बच्चे कि दीप इंस्टीट्यूट में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे आउटपुट में उतना निकाल के दे रहा हूँ, इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का सोशल रिलेशंस, यहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट। ये ऐसे सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चे जो प्रोडक्शन और आउटपुट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। समझ में आई बात बच्चे? जैसे पहले बोला जा रहा था कि फिजिकल इन्वायरमेंट अगर किसी जगह का अच्छा है, मतलब कोई कंपनी है उसका फिजिकल इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो वहां जो लेबर काम करने वाले लेबर होते हैं वो अच्छा आउटपुट निकाल कर देते हैं। इस चीज को एल्टन म्योने ने बच्चे रॉन्ग प्रूव कर दिया। उसने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया, लाइट लाइट का उसने यूज किया बच्चे। ठीक है, मतलब सिक्स सिक्स लेबर के दो ग्रुप्स बना दिए बच्चे। ठीक है, दो ग्रुप्स बनाए और उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर रहा है या प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है बच्चे। तो उसने देखा, एक बार उसने क्या किया, लाइट को कम कर, लाइट जो थी उसको कम कर दिया, एक ग्रुप के ऊपर लाइट को कम कर दिया, दूसरे ग्रुप के ऊपर लाइट को बढ़ा दिया बच्चे। तो जब लाइट कम थी तो उसने देखा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और जहां लाइट ज्यादा थी वहां उसने देखा कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, फिर एक बार उसने क्या किया, लाइट को बहुत कम कर दिया, तो उसने देखा फिर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि उसने इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि ये जो प्रोडक्शन कम और ज्यादा हो रहा है ना बच्चे, उसके पीछे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है बच्चे। लाइट जब मीडियम थी तब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है बच्चे, लाइट कम कर दिया तो प्रोडक्शन क्यों कम होना चाहिए, जबकि दिख रहा है सब कुछ हो रहा है। तो उसने कहा कि फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं हो सकता है, कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीजें, या हो सकता है कि लेबर से आप कंटिन्यू काम ले रहे हो, उन्हें ब्रेक नहीं दे रहे हो सकता है कि ये रीजन हो जिसके वजह से प्रोडक्शन एफिशिएंसीज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो इसे हमें क्या कर, इस चीज से उसने पहुंचा कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं बच्चे, ये प्रोडक्शंस को इफेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। क्लियर है? तो उसने पहला टेस्ट ये किया था ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में, देखोगे बच्चे। ठीक है, जो पहला लिखा गया है, चेंज द इल्यूमिनेशन ऑन द प्रोडक्शन, मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं आया कि उसने चेंज करके देखा लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहा था बच्चे। लाइट को चेंज करने से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम भी नहीं हो रही थी और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ भी नहीं रहा था, बहुत माइनर चेंजेस उनमें आ रहा था बच्चे। सेकेंड उसने किया बच्चे, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये 1927 से लेकर 1929 तक चला बच्चे। यानी इफेक्ट ऑन द वर्किंग कंडीशन ऑन ऑन प्रोडक्टिविटीज बच्चे। ठीक है, यहां पे क्या किया उसने, जो लेबर थे बच्चे, उन लेबरों को उसने क्या किया, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उनसे काम लेना शुरू किया बच्चे। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में काम लेने के बाद उसने ये देखा कि वो कितने हैप्पी रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होता है ना बच्चे, ये भी क्या करता है, प्रोडक्शंस को बढ़ाता है बच्चे। मैं तुम्हें रोज एक ही काम कराऊं, स्टार्टिंग में प्रोडक्शंस तुम आउटपुट ज्यादा मुझे दोगे, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आउटपुट कम होने लगता है। पहले जितनी उस चीज को करने से तुम्हें हैप्पी मिल रही थी बच्चे, बाद में उस चीज को करने से तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं मिलता। यानी प्रोडक्टिविटी जो होती है बच्चे, उसको कुछ इनफॉर्मल फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं बच्चे।
ये कंक्लूजन्स निकल कर वहां से आया। थर्ड उसने क्या किया बच्चे, जो टेस्ट किया, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स बच्चे, ठीक है, 1928 से लेकर 1928 से लेकर 1931 तक ये चला। यहाँ पे उसने कंप्रेसिव इंटरव्यूज किए बच्चे लेबर के ऊपर, लेबर के एट्यूड्स को, लेबर के सेंटिमेंट को, लेबर से फैक्ट्री के बारे में, लेबर से ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में उसने क्या किया, देखा, जाना और समझा बच्चे। उसके बेसिस पर उसने कुछ अपने, ठीक है, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स दिए बच्चे। और फोर्थ है बच्चे बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जहां से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या होती है, डिस्कवरी होती है 1931 से लेकर 1932 में बच्चे। यानी कुछ इनफॉर्मल फैक्टर्स होते हैं बच्चे जो प्रोडक्शंस को क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं बच्चे। यानी जो प्रोडक्शन का, जो प्रोडक्शनल आउटपुट है बच्चे, वो कहीं ना कहीं किसी वजह से क्या होता है, डिटरमाइन होता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं लेबर सेट करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है बच्चे। ये प्रूफ हुआ था बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट से बच्चे। बैंक वायरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उससे ये चीजें क्या हुई थी, प्रूफ हुई थी बच्चे। क्लियर है बच्चों, समझ में आई कुछ चीजें या नहीं? हम्म। यस बच्चे, यस बच्चे। वैल्यूज का मतलब, जिसे वैल्यूज का मतलब ये होता है ना बच्चे कि जो वैल्यूज होते हैं वो, ठीक है ना, ठीक है, वैल्यूज का मतलब ये होता है बच्चे कि हमने कुछ, हम लोग वैल्यूज सेट करते हैं बच्चे, जिस वैल्यूज को हम लोग लेके, मतलब वैल्यूज का मतलब ये हो सकता है कि उनके कस्टम हो सकते हैं बच्चे, उनके ट्रेडिशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के वैल्यूज हो सकते हैं बच्चे। जैसे हम अपने फैमिलीज में बच्चे बड़ों की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हो सकता है कि वैल्यूज हो बच्चे। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीजें होती हैं बच्चे। ह्यूमन जो वैल्यूज होते हैं बच्चे, उसमें ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन के साथ एक ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करता है बच्चे। ठीक है, कि मुझे अपने साथ वाला, मेरे साथ जो काम कर रहा है, मुझे उसकी शिकायत नहीं करनी है। इस तरह के कुछ वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में हमें देखने को मिलते हैं बच्चे। क्लियर है अनुष्का? तो कुछ वैल्यूज होते हैं, उस वैल्यूज को लेकर लोग चलते हैं। जैसे वैल्यूज का मतलब ये होता है ना कि, ठीक है, जैसे कि ठीक है, मुझे सैलरी कम दे रहा है लेकिन उसके बाद भी मैं यहीं पे काम करूंगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह के भी वैल्यूज डेवलप्ड किए जाते हैं बच्चे कि ठीक है, कम दे रहा है लेकिन मैं यहीं पे काम करूंगा। कम में भी मेरी जो भी नीड्स हैं वो सारी क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। इसलिए मेरा पूरा जो कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए वो इसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होना चाहिए, या जो मेरा पूरा कंट्रीब्यूशंस है वो इसी ग्रुप के लिए होना चाहिए बच्चे। तो कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो चीजों को अफेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब, मेरे घर में कोई काम ही नहीं करता है, ठीक है, तो एक वैल्यूज मेरे अंदर आई। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देखोगे वो बात बहुत अधिक बनाते हैं बच्चे, बात बनाना उन्हें बहुत अधिक आता है। वो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ बता देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। उनको कोई काम दोगे करने के लिए, वो लोग काम करेंगे ही नहीं बच्चे। तो ये क्या है, वैल्यूज है बच्चे। जैसे मेरे फैमिलीज में कोई काम नहीं कर रहा है बच्चे, तो तुम्हें लगता है बच्चे, क्योंकि मैं काम, मेरे फैमिलीज में काम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कुछ न कुछ काम करने से बचने के लिए कोई ना कोई आइडियाज दे देते हैं, और उस आइडिया की वजह से वो लोग उस काम से बच जाते हैं। तो अब सोचो, ये मेरे बिहेवियर में बच्चे, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब मैं पार्ट बनूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ये चीज। जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा बच्चे, वो ऑर्गेनाइजेशन जब मुझे काम देगा, तो मैं क्या कहूंगा, कहूंगा जी नहीं, आज मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस काम को करने में, आज मंगलवार है, बुधवार को ये काम कर दूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को क्या करती है, कम करती है बच्चे। तो कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ सेंटिमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को डिटरमाइन करते हैं बच्चे।
और ये बात एल्टन मेयो से पहले बच्चे, ठीक है ना, मेरी पार्कर फॉलेट ने भी बोला था। उन्होंने ह्यूमन नेचर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था बच्चे। उन्होंने थ्योरी दी थी मैक्स सॉरी मेरी पार्कर फॉलेट ने, जिसको एक्स वाई थ्योरी बोलते हैं बच्चे, ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे बच्चे, कि ह्यूमन नेचर टू टाइप्स के होते हैं बच्चे। कुछ का नेचर एक्स टाइप ऑफ नेचर होता है। एक्स टाइप नेचर में वो लोग आते हैं जो काम चोरी करते हैं बच्चे, काम करने से बचते हैं बच्चे, जिनको कहना पड़ता है कि तुम काम करो। इस तरह के नेचर वालों को मेरी पार्कर फॉलेट ने एक्स थ्योरीज के अंदर रखा, और उन्होंने दूसरे कुछ लोगों को वाई थ्योरी में रखा। वाई थ्योरी में वो लोग थे बच्चे जो बहुत अधिक पॉजिटिव हैं, बहुत अधिक एनर्जेटिक हैं, और हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लोगों उन लोगों में क्यूरियोसिटीज है, और उन लोगों को बताना नहीं पड़ रहा है कि आप ये काम करो। तो एक वैल्यूज ये होता है, एक वैल्यूज मैंने पहले बताया। जैसे इसको और भी सिंप्लीफाई करके समझते हैं बच्चे। जैसे तुम हो घर में, तुम सबसे बड़ी हो मान लो, तुम एक वैल्यू सेट करोगी। वैल्यूज क्या सेट होगा? वैल्यू सेट ये होगा कि तुम घर में अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हो ना, 3-4 घंटे अगर पढ़ रहे हो, तो एक वैल्यूज ये सेट होता है कि तुमसे जो छोटे हैं वो भी 3 से 4 या 2 या 3 घंटे पढ़ेंगे बच्चे। तुम अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाती हो बच्चे, तो तुमसे जो नीचे वाला है वो इस वैल्यूज को आगे ट्रांसफर करेगा। वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में और बाकी अदर जगह पे जाए बच्चे। अब समझ में आ चुका होगा कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है बच्चे। मुझे काम करने का आदत ही नहीं है बच्चे, मैं बहाना करने वाला हूं बच्चे। तो तुम्हें लगता है कि रूल एंड रेगुलेशंस पे चल के मैं उस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा? और वो हैबिट ही नहीं है। और दूसरी चीज है, मेरा सेंटिमेंट क्या है, ठीक है ना, लोगों की बुराइयां करना बच्चे। तो मेरा पूरा टाइम उसी में खर्च हो रहा है बच्चे, लोगों की बुराइयां करने में, ठीक है ना, लोगों को मिसगाइड करने में। तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्शंस को क्या करेगा, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसीज है ना उसको रिड्यूस करेगा बच्चे। ये सारी चीजें निकल के हैं। दूसरी चीजें क्या होती है कि जब लोग किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं ना बच्चे, फॉर अ सेटिस्फैक्शन, मैंने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है बच्चे, तो मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस मेरे सेटिस्फैक्शंस को फुलफिल करेगा। जब उस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में मैं प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को डिस्टर्ब करना शुरू कर दूंगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आई ये चीजें? यही चीजें एल्टन मेयो ने प्रूव किया। कहा कि तुम कितना भी रूल एंड रेगुलेशंस बना लो, उससे नहीं होने वाला है बच्चे। जैसे हम लोग जैसे तुम लोग तो पढ़ते हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना पढ़ते नहीं, वो टाइम टेबल रोज बनाएगा, चलो आज पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं, परसों। वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, उसकी वैल्यूज में ये है ही नहीं बच्चे। अगर होते तो वो पढ़ता। समझ रहे हो इस बात को? तो प्रोडक्शन इफिशियंसीज बढ़ेगी कैसे? दूसरी चीजें, उसका नेचर क्या है, अच्छा ठीक है, आज मैं 10 घंटे पढ़ देता हूं, और कल से मैं 1 आवर भी नहीं पढ़ूंगा, 2 आवर्स भी नहीं पढ़ूंगा, हाफ आवर्स भी नहीं पढ़ूंगा। प्रोडक्शन इफिशियंसीज बढ़ी तो एक ही दिन बढ़ी ना, बाकी टाइम तो प्रोडक्शन इफिशियंसीज क्या हो रही है, कम हो रही है ना बच्चे। तो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये इसलिए पढ़ रहे हो बच्चे क्योंकि एक फैमिलीज में वैल्यू सेट किया गया है कि अगर लाइफ में कुछ आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद स्टडीज करते होंगे बच्चे, मेरे बिना बताए हुए बच्चे। जैसे मैं तो बोलता हूं कि जितना मैंने दिया उतना तुम लोग पढ़ लो। इसी में से ग्रुप में से जो तुम 6-7-8 हो बच्चे, इसमें से हो सकता है कि कुछ ऐसे हों कि मैं जितना कहा उतना ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो उससे ज्यादा भी उन चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे। वो लोग कौन लोग हुए? एक्स वाइट टाइप ऑफ लोग हैं बच्चे। वाइट टाइप के अंदर वाइट टाइप में लोग आते हैं बच्चे। एक्स टाइप वाला क्या है? जितना बताया जा रहा है उतना ही कर रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा है बच्चे। समझ में रहे हो?
तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए निगेटिव ही होता है कि जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस में सारे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट लोग आएंगे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी आउटपुट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट तभी बढ़ता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव टाइप के लोग हों बच्चे। तो ये वैल्यूज और सेंटिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे, और ये चीजें उसे पता चली मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स करके बच्चे। ठीक है, ये सारे इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं बच्चे, तभी चीजों को क्रिटिसाइज किया गया बच्चे। ये तो क्रिटिसाइज नहीं होती क्लासिकल थ्योरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्लियर है बच्चे? हाँ यस यस। हाँ, बहुत जगह अप्लाई होता है बच्चे। ठीक है, ये तो हम ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं, तुम इसको हर जगह अप्लाई करके देख सकते हो बच्चे। तुम सीधा समझ लेना बस इस चीज को, तुम बहुत ये ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा इस चीज से एक्सपीरियंस हुआ होगा बच्चे। जब तुम कहीं गए होगे काम कराने के लिए, कोई वर्क तुम्हें कराना होगा, वो ठीक है ना, काम को नेक्स्ट डे डाल रहा होगा कि अच्छा कल करा लेना, परसों करा लेना, अरे आज नहीं कल कर लेना। मतलब समझ रहे हो कि उसका वैल्यू कुछ इसी तरह के वैल्यूज को उसने सेट करके बैठा हुआ है। तुम चाह रहे हो कि तुरंत हो जाए, वो चाह रहा है नहीं कल क्या, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे मैं ही टाल मटोल करना शुरू, तुम लोगों ने कहा सर क्वेश्चंस करा दो, मैं अब टाल मटोल करा रहे, ठीक है नहीं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये एटीट्यूड ही ऐसा है बच्चे, फिर ये गलत है। ये प्रोडक्ट तुम्हारे प्रोडक्शन मतलब तुम्हारा आउटपुट ही मेरे लिए प्रोडक्शन एफिशिएंसीज है बच्चे, तुम लोग का रिजल्ट आएगा वही मेरा आउटपुट है, तो वो बढ़ना चाहिए। यहाँ पे वो चीजें कम होती हैं बच्चे, हम कितना भी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लें उससे प्रोडक्शंस नहीं बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट को डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन के प्रोसीजर्स पे चलकर आप अपने मोटिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये चीजें प्रूव की गई थी बच्चे। और जो उसका फोर्थ तुम देखोगे ना बच्चे, जो है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो है बच्चे, जहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिस्कवर हुआ था बच्चे। ठीक है ना, उसने ये बताया कि जो ये प्रोडक्शन है ना बच्चे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स या फिर वाई, कहा कि एक्स और वाई जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता है बच्चे कि कितना प्रोडक्शन होगा, लेबर एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा। मैनेजमेंट ने तो बोल दिया कितना मुझे प्रोडक्शन चाहिए, एक्चुअली तुमने बोला कितना प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारा डिसाइड कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर बच्चे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत खुश है, ऑर्गेनाइजेशन से उसके सारे सेटिस्फैक्शंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, तो जितना मैनेजमेंट डिमांड करेगा ना बच्चे उतना वो प्रोडक्शन करके दे देंगे सब। जैसे ही उसको लग रहा है कि नहीं हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैनेजमेंट के थ्रू तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड बना है ना बच्चे उसको कम ज्यादा करने लगेगा, या तो बहुत ज्यादा कर दिया तो प्रोडक्शन लार्ज हो गया। इसको ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में रेट बस्टर बोलते हैं बच्चे। प्रोडक्शन का ज्यादा करना क्या होता है, रेट बस्टर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होगा, लॉसेस होगा बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोडक्शन को कम कर देंगे, तो प्रोडक्शन जो कम और ज्यादा हो रहा है ना बच्चे, उसका डिसीजंस मैनेजमेंट नहीं लेता है। कभी इसको महसूस करना तुम, कभी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। वो कर कौन रहा है, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, जो लेबर हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आज के टाइम में सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चे, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को बहुत ही सेटिस्फाइड करके रखते हैं बच्चे। उनकी जो भी फिजिकल नीड्स हैं, सोशल सिक्योरिटीज नीड्स हैं, वो सारी फुलफिल करते हैं।
जिससे कि जो भी उनका टारगेट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कम ना हो। वो कम होने का मतलब ये है कि उसको नुकसान करना, और ज्यादा टारगेट जो है उससे ज्यादा प्रोडक्शन ना कर दे। अगर ज्यादा कर दिए तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो। एक्चुअली ये सारी थ्योरीज तो हमने मैनेजमेंट से ही उठाई थी बच्चे, ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है बच्चे। अब इसी चीज को तुम उठा के ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाओ, गवर्नेंस में लाओ। अब तुम देखो, ऐसे बहुत सारे तुम्हें डिपार्टमेंट मिलेंगे जो बहुत अच्छा काम और जल्दी काम करके देते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे सरकारी जो काम में क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसीलिए जनरली ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी से ये चीजें पता चली कि बहुत अधिक काम भी नहीं कराना चाहिए और बहुत कम भी मत करा लो। और साथ ही ये तुम देखोगे बच्चे, जो लेबर होते हैं ना वो यूनियन बना कर रहते हैं। कभी भी तुम देख लेना, तुम कल को भी अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि जो लेबर है, जो एम्प्लॉइज होते हैं बच्चे, वो यूनियन बना कर रहते हैं। उन यूनियन में एक सोशल रिलेशंस होता है बच्चे। वो एकदम मैनेजमेंट से अपने आप को सेपरेट करके देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनका यूनियन जैसा डिसाइड करता है ना बच्चे, वैसा ही वो करते हैं। जैसे मारुति सुजुकी मानेसर में ना 2012-11 में आते आते मानेसर में जो मारुति सुजुकी प्लांट था बच्चे, उसमें आग लगा दिए सब। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है बच्चे, वो काम तो ले रहा है लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं, जो सेटिस्फैक्शंस हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया, नाराजगी में पूरा मानेसर प्लांट में आग लगा दी। बहुत नुकसान हुआ। जो एचआर हेड था उसको भी उन्होंने मार दिया। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बच्चे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस रूल एंड रेगुलेशन से आप चलिए, लेकिन उसके साथ साथ इनफॉर्मल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब इनफॉर्मल फैक्टर ही बच्चे प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं एक्चुअली। और आज के टाइम में ये चीज बहुत, मतलब अब तो जो नए कंपनीज आती हैं वो इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं बच्चे। ठीक है। इसीलिए बच्चे, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, तो जो सुपरविजन करने वाला होता है ना बच्चे, उसे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि वो धमका रहा है। सुपरवाइजर्स होते हैं ना कंपनीज में, तुम देखोगे तो वो लोगों को क्या करते रहते हैं, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। तो वो काम नहीं कराना है, डराने और धमकाने वाला, कि आप उसके बहुत अधिक डरा रहे हो, धमका रहे हो। वो चीज अगर सुपरवाइजर कर रहा है तो भी प्रोडक्शन डाउन आता है बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट अगर हमें इंक्रीज करना है, तो वहां पे फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये बात ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में बोली गई थी बच्चे। यही तुम्हारा ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज है बच्चे। ठीक है। इसके कुछ की 4 पॉइंट्स हैं बच्चे। द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी द व्यू एज अ सोशल सिस्टम। एल्टन में उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सोशल सिस्टम है। जिस तरीके से सोसाइटी में तुम देखोगे ना, लोग समाज बना कर रहते हैं बच्चे। लोग सोसाइटी में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं बच्चे, एक दूसरे के को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सेम उसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बात आप समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेज होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। वहां पे भी लोग समाज बना लेते हैं बच्चे। ठीक है। जहां, जैसे अब तुम साउथ इंडिया में तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई मान लो बच्चे, तो अब बच्चे तुम्हारा साउथ इंडिया में अगर ज्वाइनिंग होगी तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के तो पार्ट हो, लेकिन तुम्हारा जो ग्रुप होगा ना बच्चे, जो भी उस एरिया उस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्थ इंडिया से आएंगे बच्चे, तुम उन्हीं के साथ रहना पसंद करोगे। ये ह्यूमन नेचर होता है बच्चे। क्योंकि मैं उतना सिक्योर फील नहीं कर पाऊंगा ना साउथ इंडियन के साथ, जितना मैं नॉर्थ इंडियन के साथ सिक्योर फील करूं। भले वो दिल्ली का ना हो, कहीं और किसी भी एरिया का हो,
नॉर्थ इंडिया में, उसके साथ मुझे सिक्योरिटीज महसूस होगी कि चलो कुछ होगा तो ये मुझे हेल्प करेगा। तो सेम वही कंडीशन है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है ना बच्चे, वो एक सोशल सिस्टम की तरह से होता है। तो वहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चीजें चलती हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला था वर्कर आर ह्यूमन बीइंग विथ ऑल ह्यूमनलीज एट्रीब्यूट बच्चे। तो जो वर्कर होता है वो एक ह्यूमन है बच्चे, और उसका एट्रीब्यूट क्या है? ह्यूमनिटीज रखना लोगों के साथ। तो वो रखेगा सभी के साथ। अब उससे कहो तुम कि एक काम करो, जैसे हम 5 लोग हैं, साक्षी है, अनुष्का है, जुबेरा है, ठीक है, इशिका है, मैं हूं बच्चे। अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बच्चे। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें ये बोला जा रहा है कि सभी लोग अगर टी के लिए जाएंगे तो वो अकेले अकेले जाएंगे, एक ग्रुप में नहीं जाएंगे। अब तुम बताओ, मैं उस कंपनी की तारीफ करूंगा या उस कंपनी को गाली दूंगा? बताओ क्या करोगे? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ चाय पीने नहीं जा रहा है, तुम्हारे साथ ही वो काम कर रहा है। कंपनी पॉलिसी, हाँ, कंपनीज जो है उसकी पॉलिसीज कुछ ऐसी है कि सभी लोग इंडिविजुअली और सेपरेटली चाय के लिए, ब्रेक के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, कोई भी कलेक्टिव फॉर्म में वहां नहीं जाएगा कैंटीन में। फिर ये कंपनी की अच्छी पॉलिसीज है या रॉन्ग पॉलिसीज है? अगर रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट है बच्चे। लेकिन जब इसको एक हम सोशल फॉर्म में इस चीज को देखते हैं बच्चे, तो क्या है? रॉन्ग है। अगर तुमने सेपरेट भेजा ना कि तुम जाओ अकेले खा के आओ, ये करके आओ, तो फिर वहां पे क्या होता है बच्चे, लोग ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत पॉजिटिव फॉर्म में नहीं लेते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन क्या है बच्चे, हम ह्यूमन है ना, तो हम लोगों में, हम लोगों का नेचर क्या है? लोगों से बात करना, ठीक है ना, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ चीजों को शेयर करना। और जब ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो कह रहा अकेले अकेले करो, तो फिर कुछ मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर नाराजगी भी होगी ना बच्चे, तो मैं किसको बताऊंगा? वो नाराजगी जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं मेरे वर्क पे दिखती है। यही चीजें हैं जो प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को कम करते हैं। तो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी बच्चे कि क्लासिकल थ्योरीज को किस वजह से, किस रीजन से उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है बच्चे। समझ में आ गया सारे पॉइंट्स? ठीक है। इनफॉर्मल एलिमेंट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट बच्चे। इनफॉर्मल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में बच्चे। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू पेपर वर्क जाकर तुम कोई आउटपुट निकालना चाहोगे ना, नहीं निकलेगा बच्चे। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनफॉर्मल फैक्टर्स भी हो बच्चे, फॉर्मल फैक्टर के साथ, वो तुरंत ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट निकाल कर दे देगा बच्चे। तो इनफॉर्मल जो फैक्टर्स होते हैं बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं आउटपुट के लिए। जैसे रिटेन कम्युनिकेशंस ज्यादा इफेक्टिव है बच्चे, या फिर ऑरल कम्युनिकेशंस जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बच्चे? किससे जल्दी काम हो सकता, किससे जल्दी काम हो सकता है बच्चे? किससे जल्दी एक आउटपुट निकल सकता है? ऑरल से हो सकता है बच्चे। सेम वही कंडीशन है बच्चे यहाँ पे भी। इनफॉर्मल जो फैक्टर्स हैं बच्चे, वो आउटपुट को बढ़ा देंगे। जैसे तुम किसी कंपनी की मैनेजर हो, और जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग हैं वो तुम्हारी बहुत अधिक रिस्पेक्ट करते हैं। वो तुमको देख करना तुम्हारे आउटपुट, तुम्हारी कंपनीज के आउटपुट को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करके दे सकते हैं बच्चे, कि नहीं ये मैम सही है, इन्होंने जो बोला है, प्रोमिस किया है, ये पूरा करेंगी। वो तुम्हारे नाम पर क्या करेगा? आउटपुट निकाल कर दे सकता है बच्चे। तो जो इनफॉर्मल फैक्टर्स यानी तुम्हारा बिहेवियर उनके लिए बच्चे, ठीक है ना, उनके लिए तुम्हारा नेचर कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें मोटिवेशंस दे रहा है, जो आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज कर। ये सारे इनफॉर्मल फैक्टर्स होते हैं बच्चे। किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ना, तुम्हारा बॉस कहेगा नहीं तुम करोगे, लेकिन जो तुम्हारा सुपीरियर है, जिसके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है बच्चे, वो तुरंत कहेगा, तुम उसको काम करके दे दोगे।
तो ये क्या है, इनफॉर्मल फैक्टर है। तो इनफॉर्मल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है बच्चे? थर्ड सी पॉइंट जो वहां पे लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द सोशल एथिक्स, नॉट अ इंडिविजुअल एथिक्स बच्चे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रन कर रहा है बच्चे, वो सोशल एथिक्स पे रन करता है, इंडिविजुअल एथिक्स पे नहीं। ठीक है? कंपनी का सीईओ जो है बच्चे, उसने अपने कुछ एथिक्स सेट किए, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उसके एथिक्स पे गवर्न नहीं होगी। कंपनी सोशल एथिक्स पे गवर्न होती है बच्चे। जैसे तुमने देखा होगा टाटा के अभी चेयरमैन कौन है? टाटा ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अभी कौन है बच्चे? रतन टाटा है। टाटा एंड सन्स एंड टाटा एंड ग्रुप्स के जो चेयरमैन है बच्चे, वो कौन है? रतन टाटा है ना? इससे पहले रतन टाटा से पहले बच्चे कोई दूसरा था। उन्होंने कुछ अपने इंडिविजुअल एथिक्स सेट किए, कंपनी नहीं चली, उनको हटाना पड़ा। तो जो कंपनी होती है ना बच्चे, वो सोशल एथिक्स से चलती है। सोशल एथिक्स का मतलब समझ में आ रहा है बच्चे? सोशल एथिक्स का ये है बच्चे, जिसे हम अपनी सोसाइटीज में अपने बड़ों की हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। सेम यही एथिक्स एक कंपनी में भी होनी चाहिए। आप अकॉर्डिंग टू पोस्ट, किसी के मतलब कोई एज में तुमसे ज्यादा है बच्चे, मान लेते हैं यही कोई है पर्सन, ये ना अकॉर्डिंग टू एज, इसकी एज आपकी एज से ज्यादा है। जैसे ये मान लेते हैं बच्चे जूनियर मैनेजर है, जिसकी एज मान लेते हैं बच्चे 45 ईयर्स है। आप मैनेजर बन गए बच्चे, मान लेते हैं 26 या 27 की एज में बच्चे। सोशल एथिक्स ये बोलता है बच्चे कि इस आदमी को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, भले आप इससे सीनियर हो, लेकिन इसे भी आप जब रिस्पेक्ट दोगे, तभी ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, और तभी एज अ मैनेजर उस कंपनी के आउटपुट को आप इंक्रीज कर पाओगे। समझ पा रहे हो बच्चे? ये सोशल एथिक्स होते हैं। अपने कंपनी में आप होगा कि आप एज में बहुत कम हो, लेकिन आप टॉप पोस्ट पे हो। जैसे अब तुम लोग हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी की तुम में से कुछ 26-27 साल जाते जाते क्या हो गया, आईएएस हो गए बच्चे, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट चार्ज तुम्हें मिला। अब जो तुम्हारा एसपी है बच्चे, ठीक है ना, एसपी है या डीएसपी है बच्चे, जो लैंड ऑर्डर देख रहा है, लैंड ऑर्डर तो ऐसे डीसी के ही पास होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। तुम्हारा एसपी तुमसे मिलने आया बच्चे, वो तुमसे एज में काफी सीनियर है, तो क्या करोगे, बात कैसे करोगे तुम तड़ाक करके? अगर वो कोई चीज बोलेगा बच्चे, तो उसको क्या करोगे, कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दोगे, कंप्लीटली रिजेक्ट करोगे, कि उसकी चीजों को ध्यान में रखोगे बच्चे। हमसे अगर कोई बड़ा अगर कोई चीज बोलता है बच्चे, तो हम लोग उस बात को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं बच्चे, सोचते हैं, डिसीजंस जो भी हमें लेना होगा हम लेंगे। सेम वही कल्चर बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एथिक्स होना चाहिए बच्चे, इंडिविजुअल एथिक्स नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो सोसाइटी के लिए बना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए बना है, और सोसाइटी में लार्ज ग्रुप ऑफ द इंटरेस्ट के लिए बना है। तो उनको हमारा टारगेट है सेटिस्फाइड करना। आप इंडिविजुअली कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ाना चाहते हैं, ये तो है ही है, लेकिन जो सोशल एथिक्स ये बोलता है कि हमें लार्ज द पॉपुलेशन को कितना बेनिफिट्स देना है, ये सोचना है। समझ में आई बात बच्चों? तो बच्चे ये फोर जो एल्टन मेयो ने बच्चे पूरे रिसर्च, जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट हुआ था, तुमसे क्वेश्चंस यही आएगा पेपर में, इतना डिटेलिंग नहीं जा रहा, तुमसे क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा, फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज, एल्टन मेयो कर लेना। हार्थोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किस कहाँ पे हुआ था बच्चे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी शिकागो में हुआ था बच्चे। ठीक है। डिस्कवर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट किसने दिया है? एल्टन मेयो ने दिया। बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, इतना ही तुमसे पेपर में वो लोग पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे इस लेवल पे बच्चे। अगर पूछेंगे भी तो अजर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो तुम अब कर लोगे, इतना कोई वैसे पूछते नहीं है। अगर क्वेश्चंस पूछेंगे भी बच्चे, तो सिर्फ क्वेश्चंस यहीं तक पूछा जाएगा।
इसके अलावा कुछ नहीं तुमसे पूछने वाले हैं। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 4 एक्सपेरिमेंट हैं बच्चे, वो 4 एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखकर जाना है। पहला है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द इल्यूमिनेशंस ऑन द प्रोडक्टिविटी, जिसमें लाइट का प्रयोग किया गया था बच्चे। सेकेंड है रिले असेंबलीज टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट बच्चे। इसमें क्या हुआ था, जो लेबर थे उनके कंडीशंस को, जैसे आज मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने के लिए दिया गया बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर कुछ टाइम के बाद मुझे, ठीक है ना, आईआर पढ़ाने के लिए दे दिया गया, कुछ टाइम के बाद पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ाने के लिए दिया। तो मेरे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्किंग कंडीशंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिले असेंबलीज टेस्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करने का एक प्रोडक्शंस के ऊपर क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट देख रहा हूँ बच्चे। इफेक्ट आता है सेम, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हो रहा था, यहाँ पे यही तो क्रिटिसिज्म्स है बच्चे। डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या हो जा रहा है कि एक ही वर्क तुम कंटिन्यू कर रहे हो बच्चे। तो जब एक ही तरह के वर्क को हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना बच्चे, तो उसमें प्रोडक्टिविटीज घटने लगती है बच्चे। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी बच्चे। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ वर्क न किया जाए बच्चे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, जो वर्क जॉब ऑफ वर्क जो है वो मैं चेंज करूं, तो वहां पे मुझे ना प्रोडक्टिविटीज हर समय बढ़ते हुए देखने को मिलेगी बच्चे। ये चीजें ना आज के टाइम में तुम बैंकों में देख लेना, अगर बैंक तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा होगा ना बच्चे, तो कभी देखना, फॉलो करना। आज कुछ जो आज तुम्हें कैश पर मिल रहा है, जो कैश डिपॉजिट कर रहा है बच्चे, हो सकता है कि कल को वो चेकबुक क्लियरेंस में बैठा हो। अगले बार तुम जाओगे तो उसे कुछ और काम दिया गया होगा, अगले बार जाओगे तो कुछ और काम दिया जाता है बच्चे। जैसे कल ही एक दोस्त है मेरे बच्चे, वो फोर्ड कंपनी में जॉब करता है, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जॉब रोटेशन होता है। तो मैंने पूछा कि कितने टाइम पर होता है, उसने कहा कि एक जॉब पे हम लोग 2 ईयर 6 मंथ काम करते हैं। एवरी, ठीक है ना, एवरी मतलब एवरी मैं बोल रहा हूँ, मतलब हर 2 साल के बाद हमारा जॉब क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है बच्चे। क्योंकि माना जाता है कि वो 2 साल तक उस जॉब को बहुत अच्छे से काम करेगा, 2 साल के बाद उसमें फिर उस एक प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिक्लाइन करने लगती है। इसलिए जॉब रोटेशन होना चाहिए बच्चे। तो जो जॉब रोटेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा। अब रोज बैठ के ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुम पढ़ो, पागल हो जाओगे, कहोगे अरे खत्म हो गया, क्या पढ़ा इसमें। एक बार पढ़ लेने के बाद, जैसे मैंने पढ़ा दिया, खुद पढ़ लिया, तो तुम्हें लगता है कि इस पूरे वीक में तुमने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज की, लगता है कि अगले वीक में बच्चे अभी जितना आउटपुट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में निकल के आ रहा है, 2 वीक 3 वीक के बाद उतना ही आउटपुट निकल के आएगा नहीं। ठीक है, तो जॉब रोटेशंस होते रहना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। इसी को बच्चे रिले असेंबलीज टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बच्चे। उसने ये भी करके देखा था, तो उसमें देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब डिवीजन ऑफ जो वर्क है ना, वो स्पेशलाइजेशन तो ला देता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब एडवांटेज है, ऐसा नहीं कि डिवीजन ऑफ वर्क का कोई एडवांटेज नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है बच्चे। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, वो जो आउटपुट होता है ना बच्चे, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, वो स्टार्टिंग में तो आउटपुट मुझे ज्यादा मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आउटपुट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यही यही क्रिटिसिज्म्स हो रहा था बच्चे, कि डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, क्या कंपनी का आउटपुट बढ़ रहा है। तो मिला कि नहीं, कंपनी का तो आउटपुट मिल नहीं रहा है। तो कंपनी का मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आउटपुट को बढ़ाया जाए। आप जॉब रोटेशन करो, तो ये पता कैसे चला, रिले असेंबलीज टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट से बच्चे, ठीक है। और मास थर्ड आपने क्या कर लिया, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम किया, तो उससे पता चला अच्छा कंपनी के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी फैमिलीज में कितने मेंबर हैं, तुम्हारे प्राइमरी नीड्स क्या हैं, तुम्हारे सेकेंडरी नीड्स क्या हैं, टर्सरी नीड्स क्या है, तुम इस कंपनी से क्या चाहते हो। इससे बहुत सारी चीजें निकल के आई बच्चे, जो प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती थी बच्चे।
वो चीजें जो हैं बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। और फोर्थ जो था बच्चे वो तुम्हारा था बैक बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट बच्चे, जहां पे ये डिसाइड हुआ कि जो पूरा प्रोडक्शन है बच्चे, इस प्रोडक्शंस को डिसाइड मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, यूनियन ऑफ लेबर कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय सब कर रहे हैं बच्चे। ये स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं, न कि मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है बच्चे। तो ये चार चीजें जब निकल के आई तो इसमें से बहुत ऐसी सारी चीजें थी बच्चे जो इनफॉर्मल फैक्टर्स थी बच्चे। इसीलिए बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो बेस्ट आउटपुट दे सकता है तो सिर्फ इनफॉर्मल फैक्टर की वजह से दे सकता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो प्रोडक्शंस को या आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्लियर है बच्चे? तो दोनों आज के कंसेप्ट क्लियर हुए बच्चे। इसी का आपको कुछ समझ में आया? ठीक, चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे दोबारा शुरू से तुम ज्वाइन कर लेना, तो थोड़ी सी चीजें क्लियर है, ठीक है ना बच्चे? तो कोई नहीं, वो हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो ठीक है ना साक्षी, अनुष्का जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज करो, पीछे के भी तीन चार हैं जो करना है बच्चे तुम लोगों को। ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं कुछ इस पे ना क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। करना है तुम ही लोगों को, तो एक बार रिवाइज करके आना। मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही लोग। तो अगली क्लास में बच्चे कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पेपर्स में पूछ रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा फ्राइडे वाली क्लास के लिए बच्चे, सेम टाइम पे ही करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम निकाल के रखेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो तब तक तुम लोग बाकी जो भी हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेजेस देखे थे वो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज अच्छे से कर लेना, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरीज और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज बच्चे। अब कुछ दो तीन थ्योरीज और बच रही हैं बच्चे, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज होंगी बच्चे वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो छोटे छोटे हैं, अब वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे उसमें हर्बर्ट साइमन का हमें देखना है, चेस्टर बर्नार्ड को बस देखना है बच्चे। और उधर मोटिवेशनल थ्योरीज में बच्चे, ठीक है, मतलब मैस्लो की टू फैक्टर थ्योरीज देखनी है और हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरीज देखनी है। तो वो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं बच्चे, तो उनको भी हम कर लेंगे। तो इतना करना, इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो थ्योरी और डेवलपमेंट से रिलेटेड है बच्चे। क्लियर है? तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से, और डेट मत भूलना बच्चे। देखो तुम्हारे नोट्स में, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज करते समय बच्चे हार्थोन एक्सपेरिमेंट किस कंपनी में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये एकदम आपको याद रखना है बच्चे। जो फोर उसने स्टडीज की थी बच्चे, वो फोर स्टडीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वो स्टडीज कब से लेकर कब तक चली थी बच्चे। जैसे पहला जो स्टडीज है बच्चे, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है बच्चे, जो 1924 से लेकर 27, तो ये एकदम ईयर तुम्हें ध्यान रखना, प्लीज ये मत छोड़ के चले जाना, नहीं तो वहां क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा तुम्हें। समझ रहे हो? तो जब रिवाइज करोगे ना बच्चे, तो डेट, बुक्स और जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके नाम एकदम क्लियर याद रखने हैं बच्चे। बाकी जो ये चीजें मैं समझाता हूँ उसको तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन जो मेन चीजें हैं बच्चे वो नहीं भूलना। ठीक है, तो रिवाइज करते समय तुम्हारे दिमाग में हर समय रहना चाहिए बच्चे कि मुझे ईयर्स, बुक, जो भी उन्होंने कंसेप्ट दिया है उसके नाम और उनका ईयर मुझे एकदम याद रखना है, मेमोराइज करके जाना है बच्चे पेपर में। नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सारे छोड़ने पड़ जाएंगे वहां पे। वो लोग ईयर और यही सारी चीजें पूछते हैं ज्यादातर। ठीक है, ओके बच्चे, फिर हम लोग, ठीक, चलो फिर ठीक है, मैं आज रात में बैठता हूँ। ठीक है, आज या कल मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व भेज देता हूँ। ठीक है ना तुम लोग को, मैं निकाल दूंगा जी बच्चे। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई क्वेश्चंस हैं, बस मुझे एक जगह करने होंगे, भेज दूंगा क्वेश्चंस में। अच्छा, अनुष्का, अनुष्का एक काम करना, पीछे जो क्वेश्चंस पेपर भेजे गए थे ना बच्चे, जेएनयू के और ड्यू वाले और जामिया वाले क्वेश्चंस पेपर, उसको ना एक बार रीसेंड कर दो बच्चे ग्रुप में, अगर तेरे को। हाँ, अभी कर दो उसको। ठीक है साक्षी। ओके बच्चे। ठीक है। ओके बच्चे, फिर फ्राइडे को मिलते हैं।